बच्चों, कैसेट कहानी नंबर 9 और 10 में आपने टार्जन की कहानी का पहला और दूसरा हिस्सा सुना। अब हम आपको टार्जन की कहानी का तीसरा हिस्सा सुनवाते हैं। याद है आपको? शेरनी खिड़की से कैबिन में घुसने की कोशिश कर रही थी और बेचारी जेन और फिलोमिना अंदर फंसी हुई थी। उधर केबिन में जेन और फिलोमिना एक कोने में खड़ी खौफ से कांप रही थी। जेन के हाथ में एक पिस्तौल था जो उसने अभी अभी चलाया था। इस खौफनाक शेरनी खिड़की में से केबिन के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने सर से खिड़की की लकड़ी की बनी हुई सलाखों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अब उसका आधा सर खिड़की के अंदर था और वो अपने पंजों से खिड़की की चौखट को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। मुझे गोली लौटने की नहीं आती, तो वो मुझसे फेंको, जल्दी करो। जेन ने कुर्सी उठाकर शेरनी के मुंह पर दे मारी। शेरनी ने अपना सर पीछे कर दिया, मगर एक लम्हे के बाद ही वो फिर खिड़की पर आ गई। जेन मुख्तलिफ चीजें उठाकर उसके मुंह पर फेंकती जा रही थी। शेरनी ने पूरी ताकत के साथ खिड़की को धक्का दिया। खिड़की अब तकरीबन टूट कर गिरने वाली थी। उसी लम्हे टार्जन दरख्तों से झूलता हुआ वहां पहुंच गया। शेरनी खिड़की के अंदर कूदने वाली थी कि टार्जन ने छलांग लगाकर उसकी दुम पकड़ ली और अपनी पूरी ताकत से उसे खींचा। उसी दौरान प्रोफेसर पोर्टर और विलियम क्लेटन भी वहां पहुंच गए। टार्जन ने अपने सर के झटके से विलियम को इशारा किया कि वो उसका चाकू इस्तेमाल करे, लेकिन विलियम इस इशारे को समझ न सका और बेबस खड़ा रहा। फिर टार्जन ने अपने पांव केबिन की दीवार से जमाए और एक जोरदार झटके से शेरनी को बाहर खींच लिया। शेरनी पलटी और टार्जन पर हमला करने को थी कि टार्जन उछलकर उसकी पीठ पर चढ़ गया और उसकी गर्दन अपने बाजुओं में जकड़ ली। शेरनी ने हवा में पंजे मारे और अपना जिस्म दाएं बाएं पटका, मगर टार्जन की गिरफ्त मजबूत होती गई। फिर टार्जन ने अपने बाजुओं से जबरदस्त झटका दिया और शेरनी की गर्दन तोड़ दी। शेरनी की लाश धाड़ से जमीन पर गिर पड़ी। टार्जन ने उसके सीने पर अपना पांव रखा और अपनी जीत का नारा लगाया। जेन, जेन, दरवाजा खोलिए जेन, दरवाजा खोलिए जेन। कौन है? विलियम? दरवाजा खोलिए, शेरनी मर चुकी है। ओह विलियम, क्या हुआ? शेरनी कैसे मरी? आओ बाहर आओ। अरे डरो नहीं, ये देखो, ये रही शेरनी। ये इस बहादुर नौजवान ने, अरे ये कहाँ गायब हो गया? कौन था? बेटी वो एक अजीब और गरीब इंसान है। बिल्कुल एक सफेद देव लगता है और इतना ताकतवर है कि सिर्फ अपने हाथों के जोर से जानवर मार डालता है। ये शेरनी उसने इसी तरह मारी है। कमाल है, इस जंगल में अजीब अजीब लोग रहते हैं। एक वो गोरियों का टार्जन है और नहीं लगता था, इसलिए अब वो दूर दूर तक इंसानी आबादी की तलाश में जाते थे। उनकी देखा देखी जेन और फिलोमिना की भी हिम्मत बढ़ी और वो भी जंगल में थोड़ी दूर तक फल और बेरियां तोड़ने के लिए जाने लगी। टार्जन उनको देखता, लेकिन चूंकि वो इनसे बात नहीं कर सकता था, इसलिए उनके ज्यादा करीब न जाता। एक दिन अचानक उसके कानों में किसी भारी भरकम गोरीले के गुजरने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद एक औरत की चीख सुनाई दी। ये जेन की आवाज थी। टार्जन इस आवाज की तरफ तेजी से रवाना हो गया। प्रोफेसर पोर्टर और विलियम भी चीख की आवाज सुनकर उस तरफ भागे। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार उन्हें एक दरख्त के नीचे फिलोमिना बेहोश पड़ी नजर आई। उन्होंने तेजी से बढ़कर उसे होश में लाने की कोशिश की। होश में आओ फिलोमिना, होश में आओ। बताओ, बताओ क्या हुआ? जेन कहाँ है? बताओ फिलोमिना, बोलो बोलो। मेरी बच्ची, मेरी जेन, प्लीज मिस्टर विलियम, जेन को बचाओ। हुआ क्या? जल्दी बताओ। एक खौफनाक गोरिल्ला जेन को उठा कर ले गया। हाय मेरी बच्ची, मेरी किस तरफ ले गया? किस तरफ ले गया? उस तरफ। चलो चलो विलियम, चलो। प्रोफेसर और विलियम से कई मील आगे गोरिल्ला जेन को कंधे पर उठाए घने जंगल में बढ़ता जा रहा था। जेन उसके बाजुओं में जकड़ी हुई बेबस थी।
मारे उसका बुरा हाल था, लेकिन उसे मालूम था कि इस खौफनाक जानवर से जान छुड़ाना नामुमकिन बात है। उधर टार्ज़न दरख्तों से लटकता हुआ गोरिल्ला का पीछा कर रहा था। उसे मालूम था कि वो सही रास्ते पर जा रहा था, क्योंकि एक जगह पर उसे जेन का रुमाल मिला। थोड़ी दूर एक शाख पर जेन का रिबन लटक रहा था। टार्ज़न ने अब अपनी रफ्तार और तेज कर दी। गोरिल्ला शाखों पर झूलता आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक खुली जगह में जमीन पर उतर गया। उसी लम्हे टार्ज़न ने भी पीछे से छलांग लगाई। गोरिल्ला पलटा। टार्ज़न को देखते ही उसने जेन को एक तरफ धकेला और टार्ज़न की तरफ बढ़ा। जेन ने जब टार्ज़न को देखा तो उसे फौरन ख्याल आया कि ये वही सफेद देव है जिसके बारे में पोर्टर ने बताया था। अब उसकी थोड़ी सी जान में जान आई, लेकिन अगले लम्हे जब उसने देखा कि गोरिल्ला टार्ज़न से बहुत बड़ा है तो उसका दिल फिर बैठने लगा। एक इंसान इस खूंखार जानवर से कैसे मुकाबला कर सकता है? टार्ज़न और गोरिल्ला एक चीख के साथ टकराए। गोरिल्ले ने फौरन अपने नुकीले दांत टार्ज़न की तरफ बढ़ाए। टार्ज़न ने फौरन अपना चाकू निकालकर गोरिल्ले के सीने में घोंप दिया। अब एक जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। कई दफा गोरिल्ले ने टार्ज़न की गर्दन में अपने नुकीले दांत काटने चाहे। टार्ज़न का जिस्म उसके पंजों से लहूलुहान हो गया, मगर हर दफा टार्ज़न ने चाकू और जोर से घोंपा। आखिर टार्ज़न ने पूरा चाकू गोरिल्ले के दिल में उतार दिया और गोरिल्ला धड़ाम से जमीन पर गिरकर मर गया। ये देखकर जेन ने खुशी की चीख मारी। ओह, शुक्र है ये मर गया। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डैडी ठीक कहते थे, आप वाकई बहुत बहादुर हैं। मगर आप हैं कौन? आपका नाम क्या है? आप बोलते क्यों नहीं? मेरी जबान नहीं समझते? अच्छा, हाथ मिलाइए, लाइए हाथ। जेन ने शुक्रिया के तौर पर हाथ मिलाना चाहा। टार्ज़न ने ये समझकर कि वो उसके साथ जाना चाहती है, उसे उठाकर कंधे पर डाल दिया। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। और टार्ज़न जेन को लेकर दरख्तों में गायब हो गया। दूसरी तरफ जंगल में प्रोफेसर और विलियम जेन की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। पता नहीं कहाँ गई मेरी बच्ची। शाम की रोशनी में कुछ नजर भी नहीं आता। प्रोफेसर साहब, मेरे ख्याल में और आगे जाने से कोई फायदा नहीं। शाम हो रही है, हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि केबिन तक पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। लेकिन मैं अपनी बच्ची को इस जंगल बयाबान में छोड़कर कैसे चला जाऊं? मगर आपके यहाँ रहने से फायदा क्या होगा? थोड़ी देर में रात हो जाएगी और हम बिल्कुल बेबस हो जाएंगे। अब वापस चलिए, सुबह सवेरे ही निकल पड़ेंगे, ठीक है ना? ठीक है, मगर मैं ये बता देता हूँ कि कल मैं खाने पीने का सामान साथ लेकर आऊंगा और जब तक जेन नहीं मिलेगी मैं यहीं रहूंगा। विलियम, तुम नहीं जानते मुझे अपनी बेटी कितनी प्यारी है। प्रोफेसर साहब, शायद आप भी नहीं जानते कि वो मुझे कितनी अजीज है। यकीन कीजिए, जब तक मैं उन्हें ढूंढ नहीं लूंगा एक पल चैन से नहीं बैठूंगा। प्रोफेसर ने विलियम की तरफ गौर से देखा तो उसका चेहरा देखकर एहसास हो गया कि वो भी जेन के गायब होने से उतना ही परेशान है। जीते रहो बेटे, जीते रहो। और सुनो, अब ये तकल्लुफ वगैरह छोड़ो, अब तुम मुझे अंकल कहा करो। दूसरे दिन अभी प्रोफेसर और विलियम नाश्ता कर ही रहे थे कि एक तोप के चलने की आवाज सुनाई दी। केबिन से बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि समंदर में 2 जहाज खड़े हैं। एक जहाज का नाम एरो था। ये वही जहाज था जिसमें प्रोफेसर और उनके साथी यहाँ तक आए थे, और दूसरा जहाज एक फ्रांसीसी बहरी जहाज था। तोप इसलिए चलाई गई थी ताकि पता चल सके कि साहिल पर कोई है या नहीं। विलियम ने फौरन अपनी कमीज उतारकर हवा में लहरानी शुरू की। फिलोमिना ने भी अपनी रंगीन शाल इधर उधर लहराई। फिर उन्होंने देखा कि जहाज से कुछ आदमी एक कश्ती में बैठकर किनारे तक आए। शायद आप विलियम क्लेटन हैं। जी कप्तान साहब जी, और ये है प्रोफेसर पोर्टर। खुदा का शुक्र है कि आप आ गए, लेकिन आपने हमें ढूंढा कैसे? पहले मुझे अपने साथियों का तारुफ कराने दीजिए। ये है लेफ्टिनेंट डार्नो और ये है लेफ्टिनेंट क्लॉड। बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलकर। कैप्टन, ये हमारा जहाज एरो आपको कैसे मिला? अरे साहब, शुक्र कीजिए कि मिल गया, वरना हमें आपका कभी पता ना चलता। हम जनूबी अफ्रीका जा रहे थे कि एक दिन समंदर के बीचों बीच हमें ये जहाज लहरों पर डोलता नजर आया। जब हमने करीब पहुंचकर आदमी चढ़ाए तो देखा कि ज्यादातर आदमी मर चुके हैं
اور جو زندہ ہیں وہ بھی مرنے کے قریب ہیں. ان کا جب علاج کیا تو انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا. لیکن ان کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ بس راستے سے بھٹک گئے تھے, کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو بھوکے مرنے لگے. خیر چھوڑیے, برے کاموں کا انجام برا ہی ہوتا ہے. آئیے اب آپ کو جہاز پر لیے چلتے ہیں. نہیں کپتان صاحب, ابھی ہم نہیں جا سکتے. اصل میں پروفیسر صاحب کی بیٹی کو ایک گوریلا اٹھا کر لے گیا ہے. ابھی ہم ان کی تلاش میں نکلنے والے تھے کہ آپ آ گئے. کیپٹن, اگر آپ میری بیٹی کی تلاش میں میری مدد کریں گے تو میں بہت احسان مند ہوں گا. کیوں نہیں, بالکل کریں گے. لیفٹیننٹ ڈارنو, یس سر. آپ فوراً جہاز سے 20 آدمی یہاں لے آئیے اور ساتھ میں رائفلز اور پستول بھی. آپ اور لیفٹیننٹ کلاڈ 10-10 آدمی ساتھ لے کر فوراً تلاش شروع کیجیے. یس سر. یس سر. تھینک یو کیپٹن, تھینک یو. ادھر ٹارزن جین کو لے کر درختوں میں سے گزرتا جا رہا تھا. جین نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کی, پھر عاجز آ کر ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے. اس کو یہ بھی خیال آیا کہ جو آدمی اس کی جان بچا سکتا ہے وہ اس کا دشمن نہیں دوست ہے. اس خیال کے آتے ہی وہ اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھنے لگے. تھوڑی دیر بعد وہ ایک کھلی جگہ پہنچے جو پہلے گوریلوں کا پڑاؤ ہوتا تھا. اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا. اس خاموش اور پرسکون جگہ ٹارزن نے جین کو اتارا اور خود غائب ہو گیا. جین ابھی اس عجیب انسان کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ ٹارزن واپس آ گیا. اس کے ہاتھ میں کچھ پھل تھے جو اس نے جین کو دیے. شکریہ شکریہ, مگر تم بھی تو کھاؤ. لو لو نا, لو. تم میری بات بالکل نہیں سمجھتے. ٹارزن ٹکٹکی باندھے جین کو دیکھ رہا تھا. وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن بے بس تھا. جین کو خیال آیا کہیں وہ گونگا تو نہیں. تم بول تو سکتے ہو نا. اچھا دیکھو, میرا نام جین ہے. جین, سمجھ میں آیا؟ بولو جین. ہاں جین. جین. ہاں شاباش, شکر ہے گونگے نہیں ہو. اچھا یہ دیکھو, ہاتھ, یہ ہے ہاتھ. اچھا آپ بولو ہاتھ. ہاتھ. ہاں گڈ. اچھا اب بتاؤ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ نہیں سمجھتے؟ نہ جانے تم اس جنگل بیابان میں کیسے آ گئے ہو. کاش تم بول سکتے. ٹارزن ایک بار پھر اٹھ کر درختوں میں غائب ہو گیا, مگر جین کو معلوم تھا کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر زیادہ دور نہیں جائے گا. تھوڑی دیر بعد ٹارزن بہت سی لمبی شاخیں اور گھاس لے کر واپس آیا اور جین کے لیے زمین پر ایک نرم گھاس کا بستر بنا دیا. اس کے بعد اس نے جین کو لیٹ جانے کا اشارہ کیا. جین ہچکچائی تو ٹارزن نے اپنا چاقو نکال کر اس کو دے دیا اور خود تھوڑی دور ہٹ کر زمین پر لیٹ گیا. اب رات ہو گئی تھی اور جنگل میں سے جنگلی جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی, لیکن ٹارزن کے قریب ہونے سے جین کو بہت اطمینان تھا. وہ رات گئے دیر تک ٹارزن کے بارے میں سوچتی رہی. رنگت اور شکل سے تو یہ حبشی نہیں لگتا, لیکن اگر یہ حبشی نہیں ہے تو پھر یہاں آیا کیسے؟ اور یہ جو اس نے لاکٹ پہنا ہوا ہے وہ اسے کیسے ملا؟ اس کی نیلی آنکھوں سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سفید نسل کا ہے, لیکن کوئی یورپی زبان میں نہیں بولتا. اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے, کوئی انسان اس خوفناک جنگل میں اتنے خونخوار جانوروں کے درمیان کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اور پھر اس کی رنگت بتا رہی ہے کہ یہ اس جنگل میں کئی سال سے تیز دھوپ میں رہ رہا ہے. ٹارزن کے بارے میں سوچتے سوچتے جین کو آخر نیند آ گئی. جب صبح ہوئی تو ٹارزن پھر اس کے لیے تازہ پھل لے کر آیا. دونوں ساتھ بیٹھ کر پھل کھا رہے تھے کہ جین کی نظر پھر ٹارزن کے لاکٹ پر پڑی. یہ لاکٹ کہاں سے ملا ہے تمہیں؟ دکھاؤ مجھے. دو لاؤ 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 مجھے دکھاؤ ذرا. ٹارزن نے فوراً لاکٹ اتار کر جین کو دے دیا. ارے یہ تو بہت ہی قیمتی لگتا ہے, کتنے سارے ہیرے چڑھے ہوئے ہیں. یہ کونے میں بٹن کیسا ہے, دبا کر دیکھتی ہوں. جیسے ہی اس نے بٹن دبایا لاکٹ کھل گیا. ٹارزن حیرانی سے دیکھنے لگا. اسے پتا نہیں تھا کہ لاکٹ کھل بھی سکتا ہے. اندر دو منی منی تصویریں لگی ہوئی تھی. ایک تصویر ایک عورت کی اور دوسری ایک مرد کی تھی. جین کو خیال آیا کہ شاید اسے یہ لاکٹ اسی کیبن سے ملا ہے. مگر اس مرد کی تصویر بالکل تمہاری جیسی ہے. یہ دیکھو, آگے آگے دیکھو.
ये देखो, है ना? टार्जन ने तस्वीर को गौर से देखा, फिर उसने तरकश के तीर निकालकर जमीन पर रख दिए और तरकश के अंदर हाथ डालकर एक लिपटा हुआ कागज निकाला। कागज में से तस्वीर निकली। ये उसी शख्स की एक और तस्वीर थी। कमाल है भाई, तुम्हारी शक्ल इस आदमी से कितनी मिलती है। अच्छा खैर, ये लो अपना लॉकेट वापस ले लो। टार्जन ने मुस्कुराकर लॉकेट जेन के गले में डाल दिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? नहीं भाई, ये मैं नहीं ले सकती हूँ। टार्जन ने सर के इशारे से कहा कि वो रख ले। अच्छा भाई, जिद करते हो तो रख लेती हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया। इसके बाद जेन ने टार्जन को इशारों से बताया कि वो केबिन वापस जाना चाहती है। टार्जन ने जेन को कंधे पर उठाया, दरख्तों से लटकता हुआ केबिन की तरफ चल पड़ा। वापसी में उसने लंबा रास्ता चुना, क्योंकि जेन उसे बहुत अच्छी लगती थी और वो उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने साथ रखना चाहता था। इसलिए जब वो सारा दिन सफर करने के बाद केबिन पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। टार्जन ने आहिस्ता से जेन को नीचे उतार दिया। आओ, मेरे साथ आओ। आओ भाई, घबराओ नहीं। आओ, मैं तुम्हें डैडी से मिलवाती हूँ। आओ आओ। अरे ये क्या? ये जंगल में बंदूकें क्यों चल रही हैं? टार्जन ने जेन को इशारों से समझाया कि वो फौरन उसी तरफ जा रहा है और दरख्तों पर चढ़कर गायब हो गया। जेन ने फौरन भागकर केबिन का दरवाजा खटखटाया। फिलोमिना, फिलोमिना, दरवाजा खोलो। जेन, जेन, मेरी बच्ची वापस आ गई। खुदा का लाख लाख शुक्र है। डैडी कहाँ है फिलोमिना? और ये बंदूकें कौन चला रहा है? उधर लेफ्टिनेंट डार्नो को यकीन हो चला था कि जेन मर चुकी है। वो सबसे आगे चल रहे थे। उसके पीछे प्रोफेसर और 20 सिपाही थे। सबसे पीछे लेफ्टिनेंट क्लॉड और विलियम थे। डार्नो चूंकि तेज चल रहे थे, इसलिए वो अपने साथियों से 100 गज आगे निकल आए। अचानक कई हबशी झाड़ियों में से लपके। ये वही आदमखोर हबशी थे जिनका गांव टार्जन देख चुका था। इससे पहले कि डार्नो अपना पिस्तौल चला सके, वो उसे घसीटकर झाड़ियों में ले गए। डार्नो ने चीख मारकर औरों को खबरदार किया। 6 सिपाही उसकी मदद को लपके, मगर उनमें से एक नेजा खाकर गिर पड़ा। ऊपर से तीर बरसने लगे। सिपाहियों ने वापस फायर किए। ये वही आवाजें थी जो जेन और टार्जन ने सुनी थी। काफी देर तक फ्रांसीसी और हबशियों में लड़ाई होती रही। बड़ा खून बहा। कई हबशी मारे गए और बाकी भागकर जंगल में घुस गए। 20 सिपाहियों में से 4 मर गए, बाकी जख्मी हो गए। रात होने को थी। फिर वो रास्ता भी भूल गए थे, इसलिए रात भर के लिए वहीं पड़ाव डाल दिया। आदमखोर हबशी डार्नो को लेकर अपने गांव पहुंच गए। डार्नो को देखते ही एक हुजूम इकट्ठा हो गया। उसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे जो शिकार देखने आए थे। कई हबशी डार्नो पर पिल पड़े और उसे मारने और नोचने लगे। डार्नो के कपड़े फट गए और जिस्म से खून बहने लगा। हबशियों ने उसे गांव के बीच एक बड़े सुतून से बांध दिया। कुछ औरतें पतीलियों में पानी भरकर ले आईं और कुछ आग जलाने लगी जिस पर शिकार पकना था। जब सब हबशी इकट्ठे हो गए तो मौत का नाच शुरू हो गया। वहशियाना चेहरे, मोटे मोटे होंठ, पीले पीले लंबे नोकीले दांत, मटकती हुई शैतानों जैसी आंखें, स्याह घूमते हुए जिस्म, खौफनाक नेज़े। डार्नो को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो कोई भयानक ख्वाब देख रहा है। वहशी आदमखोर नाचते नाचते उसके और करीब आ गए। एक ने उसके बाजू को नेज़े से छेद दिया, फिर एक और नेज़ा लगा, एक और। डार्नो का बदन लहू लहान हो गया और उसने तकलीफ के मारे दांत खींच लिए और आंखें बंद कर ली। टार्जन तेजी से दरख्तों में झूलता जा रहा था कि उसे दूर से ढोल की आवाज आई। वो समझ गया कि आदमखोरों को एक नया शिकार मिल गया है और वो उसे पकाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये नजारा वो पहले भी देख चुका था, वो फौरन आदमखोरों के गांव की तरफ मुड़ गया। गांव पहुंचकर वो एक दरख्त में दुबक कर बैठ गया और नीचे देखने लगा। एक सफेद आदमी सुतून से बंधा हुआ था और उसकी मौत का नाच जारी था। टार्जन को पता था कि किसी लम्हे वो शिकार पर पिल पड़ेंगे और चंद मिनटों में सिवाय हड्डियों के कुछ नहीं रहेगा। टार्जन ने जल्दी से एक रस्सी का फंदा बनाया और गोरिल्लों जैसी खौफनाक आवाज निकाली। हबशी नाचते नाचते रुक गए। टार्जन ने आंखें खोली। उसके ऐन सामने एक लंबा चौड़ा हबशी खड़ा था। अचानक उस हबशी का जिस्म ऊपर की तरफ खींचा जाने लगा। बाकी हबशी दहशत ज़दा होकर देखने लगे। हबशी सीधा ऊपर की तरफ उठता गया।
और फिर दरख्तों में गायब हो गया। आदमखोरों में भगदड़ मच गई। वो वहशत से चीखें मारते गांव के दरवाजे की तरफ भागे। डार्नो अकेला रह गया। टार्जन फुर्ती से जमीन पर कूदा और डार्नो की तरफ बढ़ा। डार्नो ने जब इस लंबे चौड़े तकरीबन नंगे जंगली इंसान को अपनी तरफ आते देखा तो उसका दिल बैठ गया कि एक नई मुसीबत आने वाली है। लेकिन जब उसने टार्जन का चेहरा देखा तो इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि टार्जन के चेहरे से हमदर्दी टपक रही थी। टार्जन ने उसकी रस्सियां काट दी। डार्नो जमीन पर गिरने लगा तो टार्जन ने उसे अपने बाजुओं में उठाया, कंधे पर डाला और दरख्तों में चढ़ गया। डार्नो को ऐसा लगा जैसे वो हवा में उड़ रहा है। फिर वो बेहोश हो गया। दूसरे दिन फ्रांसीसी सिपाहियों के पड़ाव में लेफ्टिनेंट क्लॉड ने वापस जाने का फैसला किया। मगर लेफ्टिनेंट, अभी हमें जैन को ढूंढना है। नहीं प्रोफेसर साहब, हम अपने जख्मियों को उठाए हुए आगे नहीं जा सकते। तो क्या हम जैन और लेफ्टिनेंट डार्नो को जंगल में मरने के लिए छोड़ देंगे? ये मैं कब कह रहा हूँ। मेरा इरादा है हम जख्मियों को वापस जहाज पर पहुंचाकर और सिपाही और बंदूकें लेकर आएं। यकीन कीजिए, मुझे भी अपने साथी डार्नो बहुत अजीज हैं। मैं उन्हें यहाँ छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। वो तो ठीक है लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट क्लॉड ठीक कह रहे हैं अंकल। हम लोग बहुत कम रह गए। आगे न जाने कितने और दरिंदों से वास्ता पड़े। इसलिए हमें फौरन वापस जाकर और असलहा जमा करके लाना चाहिए। ठीक है, चलो। जब ये लोग केबिन वापस पहुंचे तो जेन को देखकर प्रोफेसर और विलियम की खुशी की इंतहा न रही। ओ जेन, मेरी बच्ची, तुम। डैडी, डैडी मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विलियम भी खुशी से बेताब हो गया और बेतकल्लुफ होकर जेन के कंधे पर हाथ रख दिया। जेन, तुम जिंदा हो? खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। जेन को विलियम की बेतकल्लुफी पसंद नहीं आई। उसने सर्द अंदाज में जवाब दिया। आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर विलियम, आपने ऐसे वक्त में मेरे वालिद की मदद। ये बताइए, वो हमारा जंगली दोस्त कहाँ है? वो तो गोलियों की आवाज सुनते ही आपको ढूंढने गया था। कौन दोस्त? किसकी बात कर रही है? वही हमारा मेहरबान, जिसने आपकी भी जान बचाई थी और मुझे भी उस हैबतनाक गोलीले से बचाया था। कहाँ है वो? आपके साथ क्यों नहीं आया? जेन का बार बार इस तरह पूछना विलियम को बेचैन कर गया। उसने तलखी से कहा, वो हमारे पास आ ही कब था? वो तो अपने हबशी साथियों के पास गया होगा। कौन हबशी? वही जिन्होंने हम पर हमला किया था, जो लेफ्टिनेंट डार्नो को उठा कर ले गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हबशी नहीं है, वो तो हम जैसा लगता है। वो हम जैसा नहीं है, वो तो एक जंगली आदमी जो ना हमारी जबान समझता है और ना बोलता है। उसका हुलिया नहीं देखा? उसने भी हबशियों की तरह जानवरों की खाल पहनी हुई है। वो उन्हीं में से है। मुमकिन है आदमखोर भी हो। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तुम उसे नहीं जानते, वो एक निहायत शरीफ इंसान है। ये कहकर जेन केबिन में चली गई और गुस्से से दरवाजा बंद कर लिया। दूसरी सुबह विलियम और लेफ्टिनेंट क्लॉड 200 सिपाही, असलहा और खाने पीने का सामान लेकर डार्नो की तलाश में निकल पड़े। उन्हें डार्नो के जिंदा बचने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, मगर उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अपने साथी की मौत का बदला जरूर लेंगे। दोपहर तक वो आदमखोर हबशियों के गांव पहुंच गए। उन्होंने गांव को चारों तरफ से घेरे में ले लिया और हबशियों पर हमले की तैयारी करने लगे। हबशी आने वाले खतरे से बेखबर अपने कामों में मसरूफ थे कि अचानक चारों तरफ से गोलियां चलने लगीं। सब हबशी काम छोड़ छाड़ कर अपने घरों की तरफ लपके। कुछ हबशी नेज़े लेकर निकल आए, कुछ तीर चलाने लगे। औरतों और बच्चों ने वहशत से चीखना शुरू किया। सिपाहियों ने देखा कि कुछ हबशी डार्नो के फटे हुए कपड़े पहने हुए। बस अब क्या था, उन्होंने एक एक हबशी को खत्म करने का फैसला कर लिया। थोड़ी ही देर में वहां हबशी मर्दों की लाशें लाशें पड़ी थी। सिपाहियों ने पूरा गांव छान मारा, लेकिन डार्नो नहीं मिला। अब अंधेरा हो रहा था, इसलिए उन्होंने रात यहीं गुजारने का फैसला किया और औरतों और बच्चों को झोंपड़ियों में बंद करके पहरा लगा दिया। सारी रात औरतों के रोने पीटने की आवाजें आती रही। सुबह होते ही सब फ्रांसीसी सिपाही और विलियम केबिन की तरफ रवाना हो गए। जेन उनका बेचैनी से इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? क्या लेफ्टिनेंट डार्नो नहीं मिले? सारा गांव छान मारा, उनका नामो निशान तक नहीं मिला। सिर्फ उनके कपड़ों की धज्जियां मिली। खुदा जाने उन वैश्यों ने उनके साथ क्या सलूक किया होगा। किसने? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है मिस पोर्टर कि वो आदमखोर ही थे। ओह माय गॉड। और आपका जंगली दोस्त, आपका मेहरबान, जब आपको छोड़कर गया था तो हमें बचाने नहीं, अपने आदमखोर साथियों के साथ दावत उड़ाने गया होगा। शायद वो उनका सरदार भी हो। मिस्टर क्लेटन, आप उनके बारे में ऐसी गिरी हुई बात कर सकते हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये मत भूलिए कि उन्होंने आपकी भी जान बचाई थी। उनके बारे में मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती।
رات کو جین جب اپنے بستر پر لیٹی تو اسے اپنے تکیے کے پاس ایک خط ملا. جین نے اٹھا کر پڑھنا شروع کیا. مس پورٹر، میں نے جو کچھ کہا تھا اسے بھول جائیے. یقین کیجیے میں نے بلا سوچے سمجھے وہ باتیں کہی تھیں. مجھے بے حد افسوس ہے کہ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے. معاف کر دیجیے. فقط آپ کا ولیم. بغیر سوچے سمجھے. سوچا تو ہوگا تبھی تو کہا تھا. مگر تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو ولیم. وہ آدم خور نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. جب ڈارنو کو ہوش آیا تو اس نے خود کو نرم گھاس پر لیٹا ہوا پایا. اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اور ایک ایک ہڈی دکھ رہی تھی. اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن درد اور کمزوری کے مارے وہ ہل بھی نہ سکا. اس لیے وہ دیر تک آنکھیں بند کیے پڑا رہا. اب اسے سب یاد آ رہا تھا. آدم خوروں کا حملہ، موت کا ناچ، پھر اس کا اچانک بچ جانا. یہ سوچتے سوچتے وہ پھر بے ہوش ہو گیا. جب اسے دوبارہ ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک سفید خوش شکل انسان اس کے پاس بیٹھا اسے غور سے دیکھ رہا ہے. ڈارنو نے اسے پہچان لیا. یہ وہی تھا جس نے اس کی جان بچائی تھی. سفید انسان نے ڈارنو کے زخموں کو اچھی طرح دیکھا بھالا، پھر جنگل سے اس کے لیے پھل اور پانی لایا. ان کو کھانے کے بعد ڈارنو میں اب تھوڑی سی طاقت آئی. دوست، تم نے میری جان بچائی ہے. تمہارا بہت بہت شکریہ. ٹارزن نے سر ہلایا، پھر ایک درخت کی چھال پر ایک پینسل سے آہستہ آہستہ لکھنا شروع کیا. میں گوریلوں کا ٹارزن ہوں. تم کون ہو؟ کیا تم یہ پڑھ سکتے ہو؟ ڈارنو نے پڑھ کر فوراً کہا، ہاں، میں انگریزی پڑھ سکتا ہوں، بول بھی سکتا ہوں. اب ہم باتیں کر سکتے ہیں. ٹارزن نے اشارے سے بتایا کہ وہ نہیں سمجھا. پھر اس نے پینسل ڈارنو کو دے دی. ڈارنو کو خیال آیا کہ شاید یہ شخص گونگا اور بہرا ہے. اس نے لکھا، میرا نام پال ٹارنو ہے. میں فرانسیسی نیوی میں لیفٹیننٹ ہوں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری جان بچائی. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اگر انگریزی لکھ سکتے ہیں تو بول کیوں نہیں سکتے؟ میں صرف اپنے گوریلوں کی زبان بولتا ہوں. وہی میرا قبیلہ ہے. میں نے کبھی کسی انسان سے بات نہیں کی. صرف ایک دفعہ جین کے ساتھ بات کی ہے، وہ بھی اشاروں میں. آج پہلی دفعہ میں کسی سے لفظوں میں بات کر رہا ہوں. ڈارنو یہ پڑھ کر حیران رہ گیا. اس نے لکھا، وہ لڑکی جین اب کہاں ہے؟ اسے تو گوریلا اٹھا کر لے گیا تھا. وہ اپنے باپ کے پاس کیبن واپس پہنچ چکی ہے. وہ بچ کیسے گئی؟ ٹارزن نے اسے گوریلے سے چھڑا لیا اور گوریلے کو مار ڈالا. سارے جنگل میں کوئی ٹارزن سے دشمنی کر کے زندہ نہیں رہ سکتا. میں گوریلوں کا ٹارزن ہوں. ٹارزن بہت طاقتور ہے. ڈارنو اب کمزوری کی وجہ سے اور نہیں لکھ سکتا تھا. وہ نڈھال ہو کر سو گیا. اس رات ڈارنو کو بہت تیز بخار چڑھ گیا. 4 دن اور 4 راتیں وہ بالکل بے ہوش رہا. اس دوران ٹارزن نے اس کی پوری تیمارداری کی. وہ ڈارنو کے منہ میں پانی ٹپکاتا رہا
उसके जख्मों पर जड़ी बूटियों के मरहम लगाता रहा। 5वें दिन बुखार तो उतर गया, लेकिन डार्नो इतना कमजोर हो गया कि सर भी नहीं उठा सकता था। उसने इशारे से टार्जन से कहा कि वो लिखना चाहता है। मैं अपने आदमियों के नाम एक पैगाम भेजना चाहता हूं। क्या तुम ये काम कर सकते हो? यहाँ गोरीले आते हैं। अगर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो वो तुम्हें फाड़ खाएंगे। इसीलिए मैं हर वक्त तुम्हारे पास रहता हूँ। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है वो मैं उम्र भर नहीं भूलूंगा। बताओ, मैं इस एहसान का बदला कैसे चुका सकता हूँ? मुझे इंसानों की जबान सिखा दो। और इस तरह डार्नो टार्जन को रोज सबक देने लगा। हाँ, बोलो बोलो। पा पा नी। हाँ, पा 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 नी। पा नी। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। अब बोलो, आ आसमान। समान। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आसमान। आसमान। शाबाश, वेरी गुड। अब बोलो, इंसान। इन इंसान। सान। इंसान। इंसान। वेरी गुड वेरी गुड। चंद दिनों में टार्जन छोटे छोटे जुमले बोलने लगा। अब वो और डार्नो आपस में गुफ्तगू कर सकते थे। जब डार्नो की हालत बेहतर हुई तो टार्जन ने उससे पूछा कि अगर उसमें केबिन वापस जाने की हिम्मत है तो वो उसे वहां पहुंचा देगा। असल में टार्जन जेन से मिलने के लिए बेचैन था। डार्नो फौरन राजी हो गया और टार्जन उसे कंधे पर डालकर दरख्तों में झूलता केबिन की तरफ चला। कई घंटों के सफर के बाद वो साहिल के करीब पहुंच गए। टार्जन का दिल बेचैनी से तेज तेज धड़क रहा था। चंद ही लम्हों में उसे जेन नजर आएगी। उसने आखिरी 100 गज तेजी से दरख्तों पर झूलकर अपने आप को और डार्नो को रेत पर उतार दिया। दोनों हैरानी से समंदर की तरफ देखते रहे। यहाँ एक अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। दोनों जहाज गायब थे। रेत पर दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आता था। दोनों फौरन केबिन की तरफ भागे। टार्जन ने केबिन का दरवाजा खोला। डार्नो जो उसके पीछे खड़ा था आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। केबिन में खाने पीने का सामान, असलहा, बंदूकें और बाकी सारी चीजें मौजूद थीं, लेकिन जेन और प्रोफेसर पोर्टर का कोई नामो निशान नहीं था। दोनों ने खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखा। टार्जन का दिल बैठ गया। जेन चली गई, उसे छोड़कर चली गई।